बढ़ते हैं हमारे तीसरे टाइप के सवालों की ओर और इसका नाम है समान विक्रय समान लाभ हानि प्रतिशत। यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहता है और जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है वो भी सेम रहता है। आइए क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि ये कौन से टाइप की सवाल इसमें आते हैं। तो इसमें सवाल दे रखा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 2 घड़ियां 308 रुपये में बेचता है। एक में 12% का लाभ व दूसरे में 12% की हानि होती है। पूरी लेनदेन में लाभ व हानि प्रतिशत थी, वो हमको निकालनी है। अ शॉपकीपर सेल्स 2 वॉचेस एट 380 रुपीज ईच। इन वन ही गेट्स प्रॉफिट ऑफ 12%, whereas in another he has loss of 12%. What was profit or loss in entire transaction? तो यहाँ पे एक घड़ी जो है वो 308 रुपये की है। 2 घड़ी है, 308 की 2 घड़ी है। एक को वो बेच रहा है 12% लाभ पर और एक को वो बेच रहा है 12% हानि पर। और हमको ये पूरी एंटायर जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें हमको मालूम करना है कि उसको लाभ हुआ है और हानि कितना प्रतिशत हुआ है और लाभ हुआ है या हानि हुई है। देखिए इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। पहले हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया। इसका जो सिंपल फॉर्मूला बताते हैं वो है -0.01 पी स्क्वायर। तो माइनस जो साइन दिखा रहा है उसका मतलब है हानि। मतलब इस प्रकार के केस में आपको हानि ही होनी है जहां पे समान लाभ व हानि प्रतिशत है। अब आप देखिए P जो हमको दे रखा है वो है 12, तो ये हो गया -0.01 इंटू 12 का स्क्वायर जो कि 144 होता है। तो ये हो गया अपना -1.44%। तो इसको मैं लिख सकता हूं 144 भाग 100 और ये हो गया मेरा मैं इसको क्योंकि यहाँ पे 25 है ऑप्शंस में तो मैं इसको 4 से भाग दे दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा 25 और ये हो गया मेरा 3 और ये हो गया मेरा 36, जिसको मैं 1 11 भाग 25 लिख सकता हूँ। और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये हानि है तो मेरा विकल्प हो गया यहाँ पर P। अब यहाँ पर हमने देखा कि फॉर्मूले की मदद से हमने, अगर आपको फॉर्मूला जो है याद रहता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में नहीं याद हो पा रहा है या फिर ये सवाल का कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि आप इसको फॉर्मूले से याद नहीं कर पाएंगे या फिर सवाल में कोई चेंज आ जाता है, कोई ट्विस्ट आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 12% का लाभ है और यहाँ पे 20% की हानि है, तो ऐसे केसेस में आप किस प्रकार से उसको सवाल को करेंगे वो आप समझ लीजिए। कई स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला को रटते हैं वो ये करेंगे कि यहाँ पे अगर 12% लाभ दे रखा है और यहाँ पे 12% की हानि है तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में पी स्क्वायर है तो वो -0.01 गुना 12 गुना 20 कर देंगे। पर ऐसा नहीं है। और वो क्यों नहीं है, फॉर्मूला कहाँ से आया है, सवाल में ट्विस्ट आता है तो मुझे उसे कैसे हैंडल करना है वो हम समझ लेते हैं। देखिए इसी सवाल को मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको कि यहाँ पे क्या है कि 2 वस्तु है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु, जिसको एक में हम जो है बेच रहे हैं P% प्रॉफिट से और एक को हम बेच रहे हैं P% लॉस पे। और इनकी जो सेलिंग प्राइस है, उनकी जो बेचने की जो कीमत है वो है S और S, वो है समान। तो आइए इसकी मैं लाभ हानि कुंडली बना लूं। तो जो पहला वाला केस है जहां पे मुझको प्रॉफिट हो रहा है वो मान लीजिए ये वाली कुंडली है और हानि वाली कुंडली मेरी ये है। ये है लाभ की कुंडली और ये है हानि की कुंडली। और जो टोटल ट्रांजैक्शन पूछा गया है मतलब मुझे इन दोनों कुंडलियों को प्लस कर देना है। अब आप समझिए कि यहां पे सेलिंग प्राइस है S और यहां पर भी सेलिंग प्राइस है S। यहां पे मान लीजिए इसकी कॉस्ट प्राइस थी C1 और यहां पे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए है C2। ठीक है। अब यहां पे जो प्रॉफिट हुआ वो है P%, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0.01 P
C1, P भाग 100 यानी कि 0.01 P गुना C1, 0.01 P C1, और यहाँ पर जो लॉस हुआ वो है P%, तो नेगेटिव आएगा, और P भाग 100 गुना C2 यानी कि हो गया -0.01 P C2। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो हमारी खरीद है वो क्या हुई, हमने यहाँ से भी खरीदा और हमने यहाँ भी खरीदा, तो C1 प्लस C2 हो गई हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस, और टोटल हमारी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, या ये वस्तु हमने S में बेची और ये वस्तु हमने भी S में बेची, तो दोनों मिलाकर हमने कितनी बिक्री करी, S प्लस S बराबर 2S, और जो टोटल लाभ या हानि जो हुआ वो हमको मिलेगा यहाँ से, ये लाभ प्लस ये हानि, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 0.01 P को हम कॉमन ले लें और C1 माइनस C2। अब हमको जो है मालूम करना है लाभ हानि प्रतिशत, क्या मालूम करना है, टोटल लाभ हानि प्रतिशत, और वो हमने क्या डिफाइन किया था, जितना हमको लाभ हो रहा है जो कि है 0.01 P C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय आपको जितना आपको हो रहा है क्या, कॉस्ट प्राइस C1 प्लस C2 गुना का 100, ये है मेरा पूरा लाभ हानि प्रतिशत जो भी इस पूरे ट्रांजैक्शन में होगा। तो मेरे पास में 0.01 P C1 माइनस C2 C1 प्लस C2 गुना 100 है। अब इस सवाल में मुझको C तो मालूम ना, C1 मालूम है ना C2 मालूम है, मुझको मालूम है P और S, तो मुझको यहाँ से C1 और C2 को हटाना होगा। तो अब ये देखिए कि पहली कुंडली से मैं ये लिख सकता हूँ कि S इज इक्वल टू C1 और इन दोनों का मैं कर दूँ प्लस, तो ये हो गया S इज इक्वल टू C1 1 प्लस 0.01 P, और जो दूसरी जो कुंडली है हानि वाली उससे मैं लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू C2 1 माइनस 0.01 P। अब आप देखिए ये मेरा पहला समीकरण और ये मेरा दूसरा समीकरण, पहले व दूसरे समीकरण से मेरा ये समीकरण बन जाएगा तीसरा समीकरण, क्योंकि S और S यहाँ पे समान है, मैं लिख सकता हूँ C1 1 प्लस 0.01 P इज इक्वल टू C2 1 माइनस 0.01 P। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि C1 भाग C2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.01 P डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.01 P। अब देखिए, अब हमारे पास में एक समीकरण बन रहा है ये वाला, और मुझको जो फाइंड आउट करना है वो है ये जो है हमारा लाभ हानि प्रतिशत। अब इसमें आप ध्यान से एक बात देखें कि हमको इस चीज़ को एलिमिनेट करना है, हटाना है, किसको, C1 माइनस C2 भाग C1 प्लस C2 को। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात देखिए, एक चीज़ होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो कि आपके एग्जाम में सवाल करने में बहुत ही लाभदायक होती है। तो ये कहती है कि A भाग B इज इक्वल टू, अगर C भाग D है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि A प्लस B या A प्लस B भाग A माइनस B इज इक्वल टू आपका C प्लस D भाग C माइनस D। ये आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेगा और भी सवालों में ये आपकी मदद करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए अगर अपन इसको यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हम C1 माइनस C2 करते हैं, यहाँ पे हमने प्लस किया था, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A माइनस B एंड A प्लस B इज इक्वल टू C माइनस D एंड C प्लस D। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं इससे माइनस कर रहा हूं तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 0.02 P, ठीक है, 0.01 और माइनस 0.01 हो गया अपना माइनस 0.02 P, और नीचे मैं कर दूंगा प्लस C1 प्लस C2, यानी कि इन दोनों को मैं अगर प्लस कर देता हूं तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगी, बच जाएगा 2, तो 0.02 P को मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरा हो जाएगा 0.01 P। अब ये क्या वैल्यू है, C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 की वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। तो यह मेरा हो गया क्या, ये 0.01 गुना 100 1 हो गया, और ये बच गया यहाँ पे P को गुना करना है किससे, इससे,
-0.01 p से, तो ये हो गया हमारा -0.01 p²। तो हमने इसका डेरिवेशन समझा कि ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, और अगर परीक्षा में अगर परसेंटेज डिफरेंट है तो किस प्रकार से आपको कुंडली मेथड से उस सवाल को हल करना है, यह आपको समझ में आया। और तीसरी बात ये समझ में आई कि आपको कुंडली मेथड पढ़ने से या फिर इसके कॉन्सेप्ट को सीखने से इस सवाल पे जो आपकी जो पकड़ है, जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी गुना इसमें बढ़ गया है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप सिर्फ फॉर्मूले पे चलते तो आपको डर रहता कि भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, पर क्योंकि आपने इसकी नब्ज अच्छी तरह से समझ ली है तो आप इस प्रकार के सवाल को कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रकार के सवालों की ओर, और उस कैटेगरी का नाम है डी, अन्य खर्चे व नुकसान, अदर एक्सपेंडिचर्स। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लो कि आपने 100 रुपये की खरीदी, आपने शर्ट खरीदी, आपने उसको लाने में आपने खर्च कर दिए मान लीजिए 30 रुपये, और उसमें एक दो बटन टूट रहे थे और उसकी मरम्मत कराने में, उसकी मेंटेनेंस में आपने खर्च कर दिए 10 रुपये और। तो मैं बोलूँगा कि मुझको जो ये पड़ी टोटल, तो 100 रुपये में मैंने खरीदी, 30 रुपये में मेरा ट्रांसपोर्ट और 10 रुपये में मेरी मेंटेनेंस, तो ये मुझको पड़ी 140 रुपये में, तो जिसको मैं बोलूँगा मेरा कुल क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए अब कुल क्रय मूल्य इज इक्वल टू मूल क्रय प्लस खर्चे। आइए एक सवाल ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि इस प्रकार के सवालों में हमारी अप्रोच क्या होगी। सवाल कुछ इस प्रकार से है, एक दुकानदार 84 समान कमीज प्रति ₹240 में खरीदता है। इसमें आपको क्या करना है, आप कुंडली बनाना शुरू कर दीजिए। तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो है 240 और कितनी खरीदी उसने, 84, तो 84 को यहाँ आप 240 से गुना कर दीजिए, ये हो गया हमारी कॉस्ट प्राइस। वह हर कमीज पर अंकित मूल्य ₹420 का लेबल चिपका देता है। ये हम पढ़ेंगे अपनी बटा कुंडली पर, जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स में है। इसमें जो मार्क प्राइस हमको दे रखी है वो हमको दे रखी है क्या, 420 रुपये। यहाँ पे होती है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे हमारी है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस है 420, वह यातायात में 3200 रुपये खर्च कर देता है। तो इस 3200 को भी मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, तो यह मेरा हो जाएगा टोटल सीपी और यह मेरा है एसपी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यह दे रखा है कि वह प्रत्येक कमीज के अंकित मूल्य पर 15% का बटा दे रहा है। देखिए 15% बटा मतलब डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट है। तो 15% का डिस्काउंट का क्या मतलब हो गया, पहले आप इसको 10% इस पे कम कीजिए तो कितना हो जाएगा, 420 का 42 रुपये। 10% अगर 42 है तो 5% कितना हो जाएगा, उसका आधा, तो 42 और ये हो जाएगा 21। तो टोटल जो 15% है, 10 + 5% हमको जो बोला गया है वो हो जाएगा 42 + 21 दैट इज 63। तो 420 में से आप इस 63 रुपीस घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 357। और वह प्रत्येक कमीज के अंकित मूल्य पर 15% का दे रहा है, मतलब जो सेलिंग प्राइस हो गई है एक कमीज की वो हो गई है 357 रुपीज़। अब ये 357 रुपीज़ टोटल उसने कितनी बेची है, 84। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 357 गुना 84। पूरी लेन देन में दुकानदार को मिलने वाला लाभ बताइए, ये है क्वेश्चन मार्क। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो हमको एसपी है माइनस ये जो हमको टोटल सीपी मिली है, तो वो हो गया हमारा 357 गुना 84 माइनस 84 गुना 240 और माइनस 3200। अब आप देखिए 357 और माइनस 240, 84 को आपने कॉमन ले लिया, माइनस 3200
और 357 माइनस 240 हो गया आपका 117। तो 117 को आप 84 से गुना कर देंगे और उसको आप माइनस 3200 कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने पे जो आपका आंसर आएगा, समय बचाने के लिए मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, तो आपका जो सही उत्तर आएगा विकल्प द 6628। अन्य खर्चे वाली जो कैटेगरी है हमारी, उसमें हम एक और सवाल लेते हैं। इस प्रकार के सवालों में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं वास्तविक कुल क्रय निकालने में। तो हम एक सवाल लेते हैं और उसके उदाहरण से समझते हैं कि क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सवाल कुछ इस प्रकार है, एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां मतलब कॉपी 2000 कॉपीज छपाई ₹70,000 की लागत पर छापी। उसने नमूना प्रतियों के रूप में 400 प्रतियां निःशुल्क बांट दी। उसने सैंपल कॉपीज के तौर पर 400 कॉपीज को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने मुद्रित कीमत पर 30% छूट दी। मुद्रित मतलब मार्क प्राइस पे उसने 30% का डिस्काउंट दिया और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत ₹75 है और हर बुक की जो मार्क प्राइस है वो है 75। उसका लाभ या हानि प्रतिशत हमको मालूम करना है और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें देखिए हम कुंडली बनाएंगे। और एक कुंडली बनेगी इसमें बटा कुंडली, जो मार्क प्राइस है वो है 75 और 30% की उस पर डिस्काउंट है। तो मतलब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 0.7। तो 0.7 गुना 75 ये हमारा हो गया 52.5। अब देखिए 2000 कॉपीज थी, 2000 कॉपीज थी, उसमें 400 कॉपी जो है वो सैंपल के तौर पे चले गए और बाकी कितने बचे 2000 माइनस 400 यानी कि 1600 कॉपीज जो हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितनी कॉपी सेल कर रहे हैं 1600 और हर कॉपी को हम कितने में सेल कर रहे हैं 52.5 रुपीज में। तो यह हमारा हो गया क्या सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आप देखिए, अब हम मालूम करते हैं, हमको मालूम करना है लाभ और हमको जो है कॉस्ट प्राइस दे रखी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 70,000 रुपये इसने यहाँ पर खर्च करे हैं इसके छपवाने में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 70,000 रुपये। और भी खर्चे किए होंगे, ये हमारा रहेगा कुल क्रय। अब आप देखिए कि 2000 कॉपी छपवाई उसने 70,000 रुपये की। 2000 कॉपी छपवाई 70,000 रुपये की, यानी कि एक कॉपी की लागत कितनी आई 70,000 भाग 2000 यानी कि 35 रुपये। और उसमें से 400 कॉपी उसने फ्री बांट दी। तो फ्री बांटने में जो उसका खर्चा हुआ वो हुआ 400 कॉपी गुना, और एक कॉपी का मूल्य कितना है 35, तो 400 गुना 35। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया कुल क्रय, ये हमारा आ गया एसपी, और इसको एसपी को कुल क्रय से हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा लाभ, और लाभ में हम कुल क्रय को डिवाइड करके 100 से गुना करके हमारा आ जाएगा लाभ या हानि प्रतिशत। आपको अभी तक जो भी मैंने सॉल्व किया उसमें कहीं कुछ गलती दिखी? जी हाँ, इसमें एक गलती है। यह तरीका जो है गलत कुंडली मैंने जानबूझ के बनाई थी प्रॉब्लम आपको दिखाने की। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि जो ये मैंने कुल क्रय में जो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कराई, कॉपी जो मैंने बांट दी 400 गुना 35 जो मैंने किया, यह यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखिए एक होता है एक्सटर्नल खर्चा, एक होता है इंटरनल खर्चा। एक्सटर्नल खर्चा हो गया कि जैसे मैं यातायात में उन बुक्स को लाने के लिए 2000 रुपये खर्च कर देता,
तो 2,000 रुपये मैं यहाँ पे जोड़ सकता था, बात समझ में आती है। या फिर उसकी मैं जिल चढ़ाता, उसकी मैं बाइंडिंग करता, एक्सटर्नल खर्चा रहता। पर यहाँ जो इंटरनल खर्चा है कॉपीज़ को फ्री बांटना, क्यों? क्योंकि ये 70,000 में आपने कॉपी छपवाई है, आपने यहाँ पे खर्चा कर दिया है। अब जो ये 400 कॉपीज़ आप बांट रहे हो वो कोई एक्सटर्नल कॉपी नहीं है, वो कोई अलग कॉपीज़ नहीं है। जो खर्चा आपने कर चुके हो 70,000 रुपये का, उसी खर्चे से आपने निकाला है, तो इसको हम 2 बार नहीं गिनेंगे। तो ये जो मैंने कॉलम लिखा है 400 गुना 35, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो मेरा जो लाभ प्रतिशत हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट जो हुआ, वो हुआ मेरा पहले लाभ भाग अपना सीपी। अच्छा, लाभ क्या है? लाभ है 1600 गुना 52.5 माइनस आपका क्रय मूल्य 70,000। अच्छा, 1600 गुना 52.5 है हमारा 84,000। तो 84,000 माइनस 70,000 हमारा हो गया 14,000। तो देखिए लाभ हुआ हमारा 14,000, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 14,000। 14,000 डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना है अपना? 70,000 गुना 100। ये हमारा हो गया 20%। ये 5 हो गया, ये 100/5 20%। तो मेरा जो परसेंटेज पी है वो हो गया 20%। और क्योंकि सब चीज़ पॉजिटिव आई है यहाँ पे, इसलिए लाभ होगा। तो मेरा विकल्प हो गया विकल्प ए। अब मैं आपको कैलकुलेशन की एक टिप देता हूँ कि मैंने 1600 गुना 52.5 फटाफट 84,000 लिख दिया किस टाइप से। अब देखिए आपको 1600 गुना 52.5 करना है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 16 गुना 525 गुना 10। ये दो, एक जीरो से पॉइंट कट गया और एक जीरो एक्स्ट्रा। अब आप 16 को 525 से गुना कर दीजिए। कैसे? 16 गुना 500 प्लस 25। समझ में आ रहा है? अब आप जानते हैं कि 16 गुना 500, 16 गुना 5 हो गया अपना 80, तो ये हो गया हमारा 8,000 प्लस 16 गुना 25, ये हमारा हो गया 400। तो ये हो गया हमारा 8,400 और गुना 10, तो ये हो गया हमारा 84,000। तो नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको टुकड़े में बांट के मन में ही इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले कैटेगरी के सवालों की ओर, जिसका नाम हमने दिया है अनुपात पे आधारित सवाल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए इस प्रकार के सवालों में मूल्य व विक्रय मूल्य या फिर मार्क प्राइस व कॉस्ट प्राइस के बीच में अनुपात दिया होता है और हमको लाभ व हानि प्रतिशत मालूम करना होता है। बहुत ही आसान सवाल रहते हैं ये। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात हमको दे रखा है 5:4 और हानि प्रतिशत हमको निकालनी है। मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5:4, लॉस परसेंटेज इज। देखिए जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि इनका जो अनुपात है वो 5:4 है, तो हमेशा अनुपात में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो चीज़ अगर 5:4 में दे रखी है या किसी भी अनुपात में दे रखी है, तो हम उसको 5t व 4t उसका मान ले सकते हैं, जहाँ पर t जो है एक नंबर है, मे बी 1 2 3 कोई भी नंबर वो हो सकता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है हमारा 5t 4t। जल्दी से हम कुंडली बना दें और यहाँ पे हम रख दें 5t तो है हमारा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और 4t है हमारा विक्रय मूल्य। तो जैसे हमने पता था कि ये हमको मालूम करना है, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 5 = 4t, तो ये हो गया 4t माइनस 5t यानी कि -t। ठीक है, तो -t प्लस 5t आप देख रहे हैं 4t है। अब आप ये समझिए कि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो वो हो गया हमारा -t जो हमारा लाभ है डिवाइडेड बाय भाग देना है किससे? अपने कॉस्ट प्राइस से, जो कि है 5t गुना 100 एंड इज इक्वल टू आपका -20%। तो हमारा विकल्प ए सही है।